नमस्ते। मेरा नाम है सुयोग और मुझे बात करनी है आज के खास दिन के लिए। आज 26/11 है। आज ही के दिन कई साल पहले मुंबई में कसाब और उसके 9 साथी पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए और उन्होंने तकरीबन 60 घंटों तक पूरी मुंबई को, एक तरह से पूरे देश को हिला के रख दिया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उस दिन 26/11 को जो शुरू हुआ शाम को, वो टेलीकास्ट हो रहा था, वो सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे। तो पूरा देश, शायद पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। ब्लास्ट हो रहे हैं, ग्रेनेड्स फट रहे हैं, गोलियां चल रही है और ये सारा का सारा पूरा देश देख रहा है। एक तरह से ये सिर्फ मुंबई के ऊपर हमला नहीं था, लेकिन मुंबई के प्राइम लोकेशंस जैसे ट्राइडेंट होटल हो या फिर ताज होटल हो या फिर मुंबई के नरीमन हाउस जैसे इलाके, नरीमन हाउस जहाँ पे मुंबई में जू लोग रहते हैं। तो अब भारत में या मुंबई में बहुत कम जू, वैसे भी कम बचे हैं, और जो है उनका एक खास घर और एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे केवल जूस रहते हैं, ये ढूंढ के वहाँ पे टारगेट करना, वहाँ पे अटैक करना, पूरा स्ट्रैटेजिकली डिसाइड किया गया, एक प्लान किया हुआ, एग्जीक्यूट किया हुआ ऑपरेशन। ये 26/11 बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था और ये बहुत बड़ी साजिश थी भारत के खिलाफ, और ये बहुत बड़े हद तक कामयाब हुई। मतलब हम भारतीय हैं और हम लोग तो चाहते कि ऐसे टेररिस्ट अटैक ना हो, लेकिन हम मूर्ख बन के जो हुआ है उसे डिनाई भी तो नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि 26/11 का हमला ऑलमोस्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल था। और मैं ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि इस हमले की प्लानिंग में एक और ऑब्जेक्टिव था, एक और चीज़ होनी थी जो हो नहीं पाई। और वो थी कि बीजेपी और आरएसएस को 26/11 के हमले के लिए ब्लेम करना। जो सारे के सारे टेररिस्ट आए थे उनके हाथों में कलावा बंधा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जेब में आइडेंटिटी कार्ड्स थे और वो आई कार्ड जो थे वो हिंदू नामों से थे, और उन कार्ड्स का कोई ना कोई संबंध आरएसएस से जुड़ा हुआ दिखाने के कुछ ना कुछ दस्तावेज या कुछ ना कुछ चीज़ें प्लान की हुई थी। तो अगर वो पकड़े जाते, मतलब पकड़े नहीं जाते, अगर वो मारे जाते, सारे के सारे कसाब भी मारा जाता, तो मिलती केवल डेड बॉडी, और डेड बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स, हाथ में कलावा, जेब में आई कार्ड हिंदू नाम वाले। तो ये तो जाहिर होता है ये सारे हिंदू हैं। और अगर ये सारे हिंदू हैं तो ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? इनके पीछे इनका मोटिव क्या है, इनका संगठन क्या है? और फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन पुलिस जोड़ देती, जैसे कर्नल पुरोहित के केस में किया था, साध्वी प्रज्ञा के साथ किया था, और भी कुछ साधुओं को पकड़ा था। योगी आदित्यनाथ को पकड़ने की भी बहुत कोशिश की थी उस मामले में, लिंक जोड़ने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो उसी तरह पुलिस को ये हिदायत दी जाती और पुलिस अपना काम जैसे मालेगांव ब्लास्ट के केस में किया वैसे ही काम करती, कि जहाँ पे कौन एक्चुअल करने वाला है वो छोड़ के आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्योंकि ये हमला पूरे देश ने देखा था, इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता, और उसकी वजह से शायद बीजेपी और आरएसएस को बहुत बड़ी लेवल पे बदनाम करने की और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साबित करने की कोशिश थी। बात सिर्फ बीजेपी आरएसएस की नहीं है, बात यह है कि जिन्होंने किया वो लोग हमेशा के लिए छूट जाते। पाकिस्तान टेररिज्म के चार्जेस से हमेशा के लिए बरी हो जाता। मतलब इसके बाद आप कभी भी बोलो कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है तो पाकिस्तान बताता कि ये तो सारा झूठ है, एक्चुअल टेररिस्ट तो भारत में ही है, वो सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। बात बीजेपी आरएसएस की नहीं है, ये सारा का सारा जो हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म नाम का जो एक षड्यंत्र गढ़ा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसका ये बहुत बड़ा हिस्सा था। ये ऐसा नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, इसकी पुष्टि करने वाले बयान, इसकी पुष्टि करने वाले डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे राकेश मारिया की किताब में। राकेश मारिया मुंबई के 26/11 के बाद इमीडिएटली आए हुए
ये थे कमिश्नर थे, और उन्होंने 26/11 की सारी इन्वेस्टिगेशन से लेके 26/11 की प्रोसिक्यूशन, कोर्ट में एविडेंस साबित करना, लेके जाना कसाब को और उनके साथियों को गुनहगार साबित करना, इन सारी चीज़ों में राकेश मारिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो उन्होंने ये केस के सारे, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है इस केस से जुड़ा हुआ जो राकेश मारिया को नहीं पता। और उस सारे मामले के बाद जब राकेश मारिया आगे जाके रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उसमें किताब का नाम ही था लेट मी से इट नाउ, अब मुझे बोलने दो। क्योंकि जब ड्यूटी में होते हो तो आप ज़्यादा मीडिया से बोल नहीं पाते, आप अपनी किताब लिख नहीं पाओगे ड्यूटी में होते तो। लेकिन अब रिटायर हो चुका है, अब मेरी गोपनीयता की शपथ खत्म हो चुकी है एक तरह से। और वो कोई सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, कुछ दस्तावेज तो नहीं दिखा रहे मीडिया को। लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी और उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सिर्फ राकेश मारिया नहीं, एक अकेला कोई आदमी होता तो हम लोग समझ भी सकते हैं, सिर्फ राकेश मारिया नहीं। आरवीएस मणि वॉज ए होम सेक्रेटरी, अंडर होम सेक्रेटरी, असिस्टेंट होम सेक्रेटरी आई थिंक, इन द होम डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। इट वॉज पी चिदम्बरम्स, नहीं, शिवराज चौहान, शिवराज पाटिल का वो था डिपार्टमेंट वो टाइम पे। 26/11 का जब हमला हुआ था, शिवराज पाटिल वॉज द होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर दिल्ली में। और उनके डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरीज थे, उनका एक असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे थे आरवीएस मणि। आरवीएस मणि वो है जो उस दिन 26/11 का जब हमला हुआ तो आरवीएस मणि वहाँ पे थे, अपने उनके दिल्ली के ऑफिस में, और वहाँ पे वो वॉर रूम एक तरह से संभाल रहे थे। ऐसे जब भी हमले होते हैं तो एक वॉर रूम क्रिएट किया जाता है। वॉर रूम मतलब वो जो हेडक्वार्टर बनाया जाता है जहाँ से सारे के सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फटाफट हॉटलाइन पे एक्सचेंज की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे ये मामला महाराष्ट्र का है तो जाहिर है पहले महाराष्ट्र पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी। एनएसजी कमांडो को आने में टाइम लगेगा, वो दिल्ली से आए थे। लेकिन इस दौरान मुंबई पुलिस को सही हिदायतें देना, इंटेलिजेंस का क्या क्या रिपोर्ट है इस मामले में, आईबी को कनेक्ट करना, आईबी से सारा रिपोर्ट लेना, क्या भारत के बाहर की जो हमारी खुफिया एजेंसी है रॉ, उससे कोई इन्फॉर्मेशन आई है क्या, उससे कोई जानकारी मिल रही है क्या, ये चेक करना। अरे अपने सारे सोर्सेस को अलर्ट पे रख के उनसे जो भी इनपुट मिल सकता है उन सारे इनपुट को जोड़ के, अब ये मुंबई की पुलिस तो नहीं कर सकती क्योंकि मुंबई पुलिस एक्चुअल बैटल को लड़ रही है। 10 आतंकवादी कमांडो की ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, और वो पता नहीं सिर्फ 10 है कि नहीं, क्योंकि उस दिन तो कुछ पता नहीं था कितने हैं। ऐसे टाइम पे पूरी सिटी हाई अलर्ट पे है मुंबई, पूरे मुंबई की पुलिस हाई अलर्ट पे है। तो मुंबई की पुलिस के पास अभी का जो टाइम है वो केवल टेररिस्ट को ख़त्म करना और कम से कम डैमेज होने देना, इसके लिए था। इस दौरान वो आईबी को कनेक्ट करना, ये कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें मुंबई की पुलिस की हेडक्वार्टर करेगी नहीं करेगी। बेहतर ये है एक वॉर रूम क्रिएट करो। मुंबई पुलिस का भी कोई एक आदमी वॉर रूम में डिजिटली कनेक्ट हो सकता है। तो वॉर रूम में आरवीएस मणि शायद थे। तो आरवीएस मणि की किताब में उन्होंने सारी डिटेल्स को एकदम ढंग से लिखा हुआ है। समस्या ये हुई है कि जो लोग वॉर रूम हेड कर सकते थे, जिनको एक्सपीरियंस है वॉर रूम हैंडल करने का, इसके पहले कभी टेररिस्ट एक्टिविटी में जिन्होंने दिल्ली में बैठ के या मुंबई में बैठ के या फिर कहीं भी जहाँ पे वो लोकेटेड है उनके ऑफिसेज के हिसाब से, जिन्होंने भी वॉर रूम चलाया है, वॉर रूम हैंडल किया है, ऐसी सिचुएशन को फेस किया है, वो सारे के सारे लोग वो टाइम पे पाकिस्तान में थे। और पाकिस्तान में क्या कर रहे थे वो? तो वहाँ पे एक वर्कशॉप थी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर की, जिनको वो इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं पाकिस्तानी, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स है और इंडिया के होम मिनिस्टर्स के ऑफिसर्स, इनकी मिलके एक मीटिंग हो रही थी हाउ टू हैंडल टेररिज्म। मतलब हमारी सरकार वो टाइम पे, जो यूपी की सरकार थी, इतनी घटिया, इतनी निकम्मी और इंटेलेक्चुअली बर्बाद थी कि उनको लगा कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स और इंडिया के ऑफिसर्स मिलकर टेररिज्म को काउंटर करने का प्लानिंग बनाएंगे। और क्या हुआ सच में? जब भारत के सारे ऑफिसर्स पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान ने उनको एक ऐसे लोकेशन पे लेके गए 26/11 के दिन, वो सारे के सारे इंडिया के ऑफिसर्स ऐसे लोकेशन पे थे जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क ऑलमोस्ट नहीं है, ज़ीरो है। तो पाकिस्तान ने ये सोच समझ के प्लान किया था
कि यहाँ से कोई भी आदमी जो वॉर रूम हैंडल कर सकता है वो कुछ भी करके कनेक्ट ही ना कर पाए, ताकि कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी हैंडल करके ये टेररिस्ट को फटाफट एलिमिनेट करना वगैरह ये कभी पॉसिबल ना हो। इसमें मदद की शिवराज पाटिल ने। शिवराज पाटिल भारत के होम मिनिस्टर, और वो कैसे मदद करते, तो उन्होंने बोला कि मैं भी जाऊंगा। एक फाइटर प्लेन, हाँ, इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन पालम एयरपोर्ट पे खड़ा है, वो वेट कर रहा है। एनएसजी कमांडोज बैठेंगे प्लेन में, प्लेन टेक ऑफ करेगा, मुंबई में लैंड करेगा, प्रायोरिटी लैंडिंग होगी, बाकी सारे के सारे फ्लाइट्स को होल्ड पे रखा जाएगा, ये प्लेन प्लेन लैंड करेगा। नॉर्मली फ्लाइट का जर्नी 2 घंटे इसलिए होता है दिल्ली से लेके मुंबई, क्योंकि एयर ट्रैफिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो एक एयरपोर्ट पे आपको लैंड करने से पहले 20-20, 25-25 मिनट ऊपर घूमना पड़ता है। अब जाहिर है इतने अर्जेंट ऑपरेशन के लिए जो एनएसजी कमांडोज जाएंगे फ्लाई करके, उनको कोई ऊपर घुमाएगा तो नहीं। एटीसी तुरंत बता देगा कि ये फ्लाइट सबसे पहले लैंड होगी, बाकी सारे फ्लाइट को बोल दिया जाएगा आपको ऊपर ही घूमते रहो। तो ये फ्लाइट से आए हुए कमांडो शायद 1 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन शिवराज पाटिल, भारत के गृह मंत्री, ने वो टाइम पे बोला कि मैं भी आऊंगा मुंबई। क्यों? क्या वो जाने वाले थे उन टेररिस्ट से लड़ने के लिए? पता नहीं, लेकिन उनको आना था। और वो कब आए? वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचे रात के 2 बजे। तो जो 7:30 बजे अटैक शुरू हुआ, रात के 2 बजे तक कमांडो फ्लाइट में वेट कर रहे थे ताकि ये फ्लाइट मुंबई बहुत लेट पहुंची, और तब तक टेररिस्ट ने सारी की पोजीशंस कैप्चर कर ली थी। इसकी वजह से उन टेररिस्ट को मारना और ये ऑपरेशन को पूरा का पूरा ख़त्म करना, इसमें बहुत टाइम लगा। 60 घंटे चले गए और पूरी दुनिया में भारत की इज्जत का तमाशा देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल पाकिस्तान का षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र जिस तरह से हुआ ये हो ही नहीं पाता अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सरकार में काम करने वाले होम मिनिस्टर वगैरह ऐसे कुछ लोग अगर इसमें शामिल ना होते, थोड़ा अपना भी सपोर्ट ना करते, तो ये इतना भयानक अटैक इतनी भयानक स्केल पे सक्सेसफुली हो ही नहीं पाता। अब आप कोई भी बोलेगा ऐसा क्यों करेगी कांग्रेस पार्टी, आप बिना वजह बदनाम कर रहे हो। भैया, कांग्रेस पार्टी का ये करने का कारण ये है कि वो टेररिस्ट के हाथ में कलावा बंधा हुआ था, और ये जो कलावा बंधा हुआ था, जेब में आई कार्ड्स थे सारे हिंदू नामों के। तो कांग्रेस जो पहले से, खुद शिवराज पाटिल ही पहले से जो हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म का ढिंढोरा पीट रहे थे, जो बदनाम कर रहे थे एक कम्युनिटी को, वो सारा का सारा जो करने का जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को बल मिलता 26/11 के अटैक से। और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा था, और ये फायदे के चक्कर में शायद इसलिए कांग्रेस ने तब से लेके इस अटैक में तब पूरा का पूरा सहयोग दिया था उन टेररिस्ट को। इतना ही नहीं, बरखा दत्त ने रिपोर्टिंग करते हुए क्या क्या किया ये आप देख सकते हो। उन्होंने वहाँ पे उसने फ़ोन, एक ऑन एयर बात की थी, मतलब कैमरा के सामने उसने बात की थी कि आई मेड ए फ़ोन कॉल टू 19th फ्लोर, देयर इज सम सोर्स दैट आई हैव। देयर वाज नो सोर्स ऑफ बरखा दत्त, देयर वाज समबडी ऑन 19th फ्लोर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और उसको एलिमिनेट करने के लिए वो टेररिस्ट को बता रही है, ऑन एयर बता रही है कि 19th फ्लोर पे कोई है। और इसका चैनल वो कराची के टेररिस्ट का जो हेडक्वार्टर है कराची में, वॉर रूम जो टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे सलाउद्दीन, वो जो था सैयद सलाउद्दीन अबू हमज़ा, वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे टेररिस्ट को सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए। और वो क्या इंस्ट्रक्शंस थे? वो सीधा सीधा बोल रहे थे देखो 19th फ्लोर पे जाओ, 19th फ्लोर पे वो है, और 19th फ्लोर पे उड़ा दिया। ये सारा का सारा गेम बरखा दत्त की हेल्प, शिवराज पाटिल की हेल्प, ऐसी सारी हेल्प से हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो हो रहा है, जैसे अभी ईरान और इसराइल का संघर्ष है, यूक्रेन रशिया का संघर्ष है, यूक्रेन ने कोई मिसाइल फायर की है, कुछ लोग कहते हैं इससे क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खतरा है।
थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब की शुरू हो चुकी है। इस वर्ल्ड वॉर, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक खास कुछ था, पहली बार फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न केवल फाइटर प्लेन्स बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया। अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसे मैं कह रहा हूँ, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की खासियत ये है कि इसमें कोई देश दूसरे देश पे हमला करने के लिए अपनी आर्मी नहीं भेजती, अपनी नेवी नहीं भेजती, अपनी एयरफोर्स नहीं भेजती। उसी दूसरे देश के जो कुछ लोग होते हैं जो उस देश के खिलाफ है, उन्हीं को पैसे देके, उन्हीं को हथियार देके, उन्हीं से नैरेटिव सेट करा के ये जंग लड़ी जा रही है, ये वॉर की जा रही है। ये वॉरफेयर जो है ये केवल टेररिस्ट अटैक से नहीं हो रही है। टेररिस्ट अटैक इज ए पार्ट ऑफ इट, लेकिन केवल टेररिस्ट अटैक से नहीं हो रही है, केवल हमले से नहीं हो रही है। ये वॉर की जा रही है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। आपकी सेंसिटिव मटेरियल जो है, आपके जो सेंसिटिविटीज़ है, आप जिनको वर्शिप करते हैं, जो लोग आपके लिए भगवान के जैसे हैं, जो लोग आपके लिए महान हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर सिस्टेमेटिक तरीके से हमला करना, बदनाम करना, झूठ फैलाना, हिस्टोरिकल ये बताना कि ये धर्म ही ऐसा है, ये लोग ही ऐसे हैं, ये जाति ऐसी है, कम्युनिटी ऐसी है, इनके इनके जो ईश्वर है वो भी ऐसे है, उनके बारे में कुछ बुरा भला बोलना, हम तो सालों से देखते आ रहे हैं। आप खास करके देखना कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद जितना हमला और जितनी बदनामी करने वाली किताबें और जितने बदनामी करने वाले लेख हिंदू धर्म के बारे में लिखे गए हैं, क्या किसी और धर्म के बारे में भारत में लिखे गए हैं? लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऐसा है कि इस देश के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो जिस जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उन सारी चीज़ों को बदनाम करो। राम मंदिर का आंदोलन जब था तब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी 2004 से लेकर 2014 के बीच में, तब भी राम मंदिर की मूवमेंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट वो नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक एफिडेविट दिया था कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी यूपीए, उस सरकार की तरफ से उनके कहने पर एक एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, ये कल्पना है, ये काल्पनिक किताब है। एक सीधा सीधा ये सीधी सीधी वॉरफेयर है कि आप जिन जिन चीज़ों को महान मानते हो उसको ये लोग कल्पना बता के डिलीट कर देंगे। वो बोलते हैं है ही नहीं, झूठ है, एक इमेजिनेशन है, एक फिक्शन है। तो ये सारा जो प्रोपागेंडा, जो अलग अलग वॉरफेयर है, इस वॉरफेयर में 26/11 वॉज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे केवल टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था। उसके बाद ये वॉरफेयर चलने वाली थी कि देखो हिंदू लोग ही ये करवा रहे हैं, देखो आरएसएस के हैं, देखो बीजेपी के हैं, ऐसा करके पाकिस्तान को हमेशा के लिए क्लीन चिट मिल जाए और भारत के हिंदू ही हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। ये इस वॉरफेयर का असल हिस्सा था, जो अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए फॉर्चुनेटली कसाब के पकड़े जाने की, जिंदा पकड़े जाने की वजह से, और फिर कसाब ने, जाहिर स्टेटमेंट तो मिलेंगी, कसाब तो बताई, कभी ना कभी तो बता ही देता कि सच क्या है। वो तो उसने एक रात में ही कबूल कर लिया कि वो कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये सच कैसे है? अगर ये सच नहीं होता तो कसाब ने जब बताया कि वो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान मान लेता कि भैया पाकिस्तानी है, या पाकिस्तान बोलता हमको पता ही नहीं। पाकिस्तान ने ये बताया कि ऐसा कोई कसाब नाम का कोई हमारा सिटीज़न है ही नहीं। जैसे पाकिस्तान के पास सारे के सारे एक नोट्स पड़े हुए अपने सिटीज़न के, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि हमारे पास कोई कसाब नाम का सिटीज़न कभी था ही नहीं, ये जो बंदा है हमारा नहीं है। दूसरा पाकिस्तान ने क्या किया, तो कसाब की पूरी फैमिली को हाउस अरेस्ट कर लिया और बाहर से ताला लगा दिया। कई दिनों तक वो बाहर आने पे।
और उसके बाद उनको गायब करने की बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान में। वो इसलिए कि भारत का ये नैरेटिव है, भारत झूठ बोल रहा है ऐसा बोल के 26/11 हिंदुओं ने और आरएसएस ने और बीजेपी ने ही किया। यही आगे गढ़ने, यही झूठ आगे फैलाने की पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की। इस कोशिश के लिए ज़रूरी था कि कसाब पाकिस्तानी नहीं है ये बताते रहना, इसलिए पाकिस्तान की फैमिली को, कसाब की फैमिली को पाकिस्तान से गायब करने तक की कोशिश की गई है। ये है आज की जनरेशन का वॉरफेयर। अब इसमें सबसे बड़ा जो बलिदान दिया और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दी थी वो एक मुंबई पुलिस की एक कांस्टेबल तुकाराम ओमले। आज का दिन तुकाराम ओमले की बलिदान को याद करने का और उस बलिदान के ऋणों को मानने का दिन है। अगर तुकाराम ओमले ने कसाब की वो राइफल ऐसे पकड़ ली अपने सामने कि मार, वो गोली मारता रहा, तुकाराम ओमले का पूरा शरीर छलनी होता रहा, लेकिन तुकाराम ओमले ने कसाब को भागने नहीं दिया और कसाब जिंदा पकड़ा गया। और क्योंकि कसाब जिंदा पकड़ा गया इसलिए वो सारा का सारा झूठ जो आगे गढ़े जाने वाला था वो झूठ फेल हो गया। वरना आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक किताब पब्लिश हुई थी कुछ ही दिनों में, 26/11 के हमले के कुछ ही दिनों के बाद एक किताब पब्लिश हुई। उस किताब का नाम था 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, 26/11 आरएसएस की साजिश। और उस किताब का जो विमोचन हुआ, पब्लिकेशन हुआ, उस पब्लिकेशन सेरेमनी में कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह गए थे और भारत में फिल्म लाइन से जुड़े हुए एक ज़माने में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे महेश भट्ट गए थे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के केवल एक छोटे मोटे नेता नहीं है, वो 10 साल तक कांग्रेस के मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो ऐसी किताब के लॉन्च में जाते हैं ये जानते हुए कि कसाब जिंदा पकड़ा गया है, ये जानते हुए कि कसाब बोल चुका है कि वो पाकिस्तानी है, ये जानते हुए कि वो बता रहा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें हाथ था, फिर भी वो जाके किताब का ऐसा किताब का विमोचन करते हैं। और महेश भट्ट के क्या कहने, महेश भट्ट का बेटा पकड़ा गया था 26/11 अटैक के प्रिपरेशन में। डेविड कोलमन हेडली को टेररिस्ट को हेल्प करने के आरोप में महेश भट्ट का बेटा तक उसके ऊपर भी आँच आई थी, उसके ऊपर आरोप थे, उसको अरेस्ट होना था एक्चुअली। वो तो महेश भट्ट ने फ़ोन घुमा दिया ऊपर दिल्ली में, इसलिए बच गया उसका बेटा। और वो टाइप की सरकार तो हम लोग जानते ही है कांग्रेस क्या। लेकिन जब जिसका बेटा टेररिस्ट की हेल्प कर चुका है जिस हमले में, उसी हमले को आरएसएस की साजिश बताने वाली किताब के पब्लिकेशन में महेश भट्ट गया, इसे कहते हैं देशद्रोही। अब ये जो सारा का सारा मामला है ये केवल एक आदमी तुकाराम ओमले की वजह से सारा भांडा फोड़ हो गया, वरना तो पूरी पूरी वाट लगने वाली थी। अंत में आपको वो कहानी बताता हूँ जो मैं सुन के कई बार गदगद हो चुका हूँ। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में एक तो वो दैवत के देवता तुल्य है महाराष्ट्र में, तो और पूरे भारत में उनका रुतबा है, लोग जानते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। एक बार ऐसा हुआ था कि शिवाजी एक किले पे है, गढ़ पे है, और उसको मुगलों की सेना ने उसको घेर लिया। अब वो किले को घेर लिया, कई महीनों तक घेरा रखा। अब ऊपर खाने पाने का जो सामान था वो ख़त्म होने को लगा। कुएं वगैरह होते हैं ऊपर तो पानी तो मिलता है, लेकिन खाने के लिए तो फिर भी सामान चाहिए, ऊपर खेती तो नहीं हो सकती। तो छुपे रास्ते से आने जाना, ऊपर से कोई नीचे से खाने का सामान ऊपर लेके जाना, ये सारा बंद हो गया क्योंकि वहाँ पे घेरा था। समझ में आने लगा कि अब शिवाजी महाराज की जान को खतरा हो सकता है। बारिश की एक रात, अमावस की रात होगी, खास ढूंढ के जब बारिश हो रही है तब कुछ गिने चुने साथी और एक बड़ा उनका एक खास बेहद उम्दा वॉरियर ऐसा एक सरदार था बाजी प्रभु। तो बाजी प्रभु और उनके कुछ सरदार इनको लेके शिवाजी महाराज वहाँ से निकल पड़े।
खुफिया सारे रास्ते उसके लेके उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता थे, मुगलों को नहीं पता थे, तो जाहिर है ये यहाँ से भागने में तो कामयाब हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि बारिश का सीज़न था, बारिश शुरू हुई और बिजली कड़कने लगी, और बिजली की रोशनी में किसी ने देख लिया कि वहाँ से कुछ लोग भाग रहे हैं। मुगलों की फ़ौजों ने उनका पीछा किया और वो भागते 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 एक ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे दूसरा गढ़ शुरू होता है, जिसका नाम है विशालगढ़। विशालगढ़ के एकदम बेस के यहाँ पे एक बहुत छोटी सी जगह है, इतनी छोटी है कि एक टाइम पे एक ही आदमी ऊपर आ सकता है। एक के पीछे एक आप लाइन बना के आ सकते हो, लेकिन 15-20 लोग साथ में एक साथ नहीं चढ़ सकते। बाजी प्रभु ने कहा कि मैं यहीं पर रुकूंगा, और कुछ साथीदारों को यहाँ पे तैनात कर दिया। शिवाजी महाराज सोचते थे कि बाजी प्रभु हमारे साथ ऊपर आ जाए, ये लोग तो उनको रोक ही लेंगे, मुगलों को। जो शिवाजी के जो लड़ने वाले हैं, उनकी जान भी शिवाजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। शिवाजी महाराज एक बहुत विजनरी और बहुत प्रेम से अपने लोगों को संभालने वाले लोग महाराज थे, तो जाहिर है शिवाजी महाराज के लिए बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने लेकिन फिर भी ये सोचा कि आपने कुछ साथी तो यहाँ पे जान की रिस्क ले ले, लेकिन बाजी प्रभु यहाँ पे ना रुके, क्योंकि बाजी प्रभु बहुत बहुत उनका ईमान बहुत ज़बरदस्त है, और बाजी प्रभु की वॉरियरशिप के ऊपर भी बहुत भरोसा था शिवाजी महाराज को, और बाजी प्रभु बहुत बड़ा काम करने में बहुत बड़ी भूमिका बजा भी सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी था कि अगर बाजी प्रभु को ज़िंदा रखा जाए, उनकी जान की खतरा न लिया जाए उनकी जान का। बाजी प्रभु मानने को तैयार नहीं थे। बाजी प्रभु ने कहा कि मैं यहीं रुकूंगा, यहाँ से जान का खतरा होगा तो मेरी जान का होगा, महाराज की जान को कोई आँच नहीं आएगी, महाराज ऊपर चले जाएंगे। थोड़ी बहस ही हुई बाजी प्रभु और शिवाजी महाराज के बीच में, और जो कथा मैंने सुनी है उसके हिसाब से ऐसा है कि एक मोमेंट पे बाजी प्रभु खुद चिढ़ गए, और बाजी प्रभु ने अपने स्वामी शिवाजी महाराज को बहुत बड़ी आवाज़ में चुप कराया और बोला कि महाराज, एक दिन आता है कि एक सेवक अपने स्वामी को आदेश देता है, आज वो दिन आ गया है। आज मैं आदेश दे रहा हूं, आप यहां से निकल जाइए, यहां पे मैं रुकूंगा और आपकी एक नहीं चलेगी। उस दिन शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु का आदेश माना, महाराज ऊपर चले गए। जब तक महाराज सुरक्षित नहीं होते तब तक बाजी प्रभु को वहां पे लड़ाई करनी थी। पूरा लहूलुहान होकर बाजी प्रभु लड़ते रहे, कहाँ पे क्या कटा, कहाँ पे किसने क्या मारा, किसी को कोई पता नहीं। बाजी प्रभु और उनके साथी जान की बाजी छोटी चीज़ लगती है, जो वर्णन मैंने पढ़े उस लड़ाई के, लेकिन बाजी प्रभु ने अपनी जान नहीं छोड़ी, अंत तक लड़ते रहे। यह तय हुआ था कि जब शिवाजी महाराज पूरे सुरक्षित महल में पहुंच जाएंगे, तब 3 बार तोप के गोले दाग दिए जाएंगे। जब तीसरी बार 1, 2, 3 और तीसरा जब गोला दागा गया, तब बाजी प्रभु सडनली कोलैप्स हो गए। जैसे उनकी सारी लड़ने की शक्ति, सारी जिंदा रहने की प्रेरणा केवल उस तीसरे गोले की आवाज़ के लिए रुकी थी। शिवाजी महाराज नहीं बचते तो पूरा इतिहास शायद बदल जाता, लेकिन शिवाजी महाराज के बचना जितना ज़रूरी था वो शिवाजी महाराज खुद जानते थे, बाजी प्रभु भी जानते थे। बाजी प्रभु को पता था कि उनके जिंदा रहने से जो स्वराज शिवाजी महाराज ने स्थापित किया है, बाजी प्रभु के जिंदा रहने से शायद वो ना टिके, लेकिन बाजी प्रभु के मरने से वो टिकेगा, क्योंकि शिवाजी को वो जीवन दान दे सकते थे। और शिवाजी महाराज की जीवन दान के लिए, शिवाजी महाराज की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाना, अपनी जिंदगी निछावर करना, बाजी प्रभु ने बिल्कुल हंसते हुए स्वीकार लिया था। मुझे लगता है 26/11 की उस रात, जिस दिन कसाब को पकड़ा गया था, उस दिन तुकाराम ओमले ने बाजी प्रभु का वो अध्याय दोहराया था। किसी ने बोला नहीं था कि तुकाराम ओमले को कि आप जाके पकड़ो। तुकाराम ओमले का यह फैसला था कि मैं ही आगे बढ़ूंगा। जब कसाब ने 2 गोली दागी हुई पेट में, तो तुकाराम ओमले के हाथ की पकड़ उस बंदूक से थोड़ी ढीली हो सकती थी, लेकिन ये तुकाराम ओमले का फैसला था कि वो बंदूक अब किसी और के ऊपर नहीं चलेगी, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन इस आदमी को भागने भी नहीं दूंगा।
पता नहीं कैसी प्रेरणा थी, पता नहीं कहाँ से ऐसा अंदेशा हुआ होगा, लेकिन तुकाराम ओमले समझ गए कि इस आदमी का जिंदा पकड़े जाना जरूरी है। आज का दिन 26/11 के उस हमले में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उन सब के लिए श्रद्धांजलि देने का दिन है। लेकिन आज का दिन तुकाराम ओमले की स्मृति को, तुकाराम ओमले की उस कंट्रीब्यूशन को, हुतात्मा तुकाराम ओमले की महान कंट्रीब्यूशन को याद करने का और कृतज्ञ होने का दिन है। धन्यवाद।